पेज नंबर 140। जी आई नो, अब मैं करता हूँ आज पेज 140। इनिशियल अलाउंस। 4 चीजों पर इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। 4 चीजों पर इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। फर्नीचर के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, सेकंड हैंड प्लांट जो पाकिस्तान से खरीदा, इनके ऊपर इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, तो इनको नॉट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। In this section, eligible depreciable asset means a depreciable asset other than, ये ऐसे depreciable asset है जो इनके अलावा हैं, other than vehicle। ये बात ना मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा। ये बात उधर गाड़ी के साथ भी लिखी हुई थी, प्लाइंग फॉर हायर वाली। ये प्लाइंग फॉर हायर का लफ्ज बार बार आ रहा है, ये मैं बाद में करूंगा। गाड़ी एलिजिबल नहीं है, फर्नीचर एलिजिबल नहीं है, प्लांट डेट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, ऐसा प्लांट जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है वो भी नहीं है एलिजिबल। तो ना आपने सेकंड हैंड प्लांट को इनिशियल अलाउंस लगाना है, ना आपने फर्नीचर पे इनिशियल अलाउंस लगाना है, और ना आपने बिल्डिंग के ऊपर इनिशियल अलाउंस लगाना है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात मोहतरम ये कि पॉइंट नंबर ई डालने अपनी तरफ से बिल्डिंग। लोगों की राय यह है कि लॉ मेकर बिल्डिंग का लफ्ज डालना भूल गया था। यहां पे लॉ मेकर को चाहिए था, भाई ये क्या सेटिंग ही चलती रहती है दूसरी क्लास में, लॉ मेकर बिल्डिंग का लफ्ज डालना भूल गया था, तो बिल्डिंग का लफ्ज भी यहां होना चाहिए, इसलिए बिल्डिंग भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर डी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर डी आप तीनों उठ से इस रो में बैठ जाए। अच्छा जी, सेकंड रो में भी आ जाओ, एक जगह बन सकती है इधर सेकंड रो में। अच्छा, पॉइंट नंबर डी जो पॉइंट है, आप लोग जगह दे दो ना, देखो वो उठ रहे हैं तो जगह बना दो। एक सेकंड रो में आ जाए भाई। भाई टाइम होता है क्लास का, उधर भी तो मैं पढ़ा, ड्राइंग रूम है, जब दिल चाहे आ रहे हैं जा रहे हैं। ओके, एक बात आपसे पहले मैंने कर दी थी, कभी कभी इन रेयर सर्कमस्टांस ऐसा होता है कि टैक्स वाले पूरे एसेट की कॉस्ट को खर्चे में डालने देते हैं, फिर ऐसी सूरत में आप उसको डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, उस पर इनिशियल अलाउंस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो प्लांट फॉर विच फुल कॉस्ट इज अलाउड एज रिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज, ऐसा प्लांट जिसको खरीदते ही आपने खर्चे में डाल दिया, तो उस पर क्या 25% इनिशियल अलाउंस निकालने या पहले ही 100% खर्चे में चला गया। तो ये इसकी मिसाल मैंने आपको कराई थी, ये दोबारा नोट कर लें। ये मैंने आपको मिसाल डेप्रिसिएशन के सेक्शन के साथ करवाई थी, याद आ रहा होगा। मैं मिसाल पढ़ देता हूं। इन रेयर सर्कमस्टांस FBR may allow that full cost of asset is allowed as reduction in the year of purchase। तो ये पॉइंट डी जो है ये उसकी मिसाल है। मैंने बाय किया प्लांट जैकम अप्रैल 14 को, और 2014 के अंदर मैं इसको पूरा 10 मिलियन को खर्चे में ले जाऊंगा, या इसको ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट करूंगा, पूरा खर्चे में ले जाऊंगा। नोट करें कौन सा ग्रुप था उसमें, आप भी हो तो मैसेज टैग कर दोगा। अच्छा, टाइम पे आ जाएगा ना, 6:30 बजे। अब तुझे मैंने नई किताब लेके देनी है, मुझे याद कराना तुम्हें। तूने ले ली? नहीं, मैं तो लेट आने तक। अच्छा, ओके, आप बता दें ये कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको हमने इनिशियल अलाउंस वाले सेक्शन से नहीं गुजारना। व्हीकल, आप देख लो इनको, देख लिया इनको भाई, तरह उनकी तरफ चेहरा कर लें, वो आपको देख रहे थे। अच्छा, तो कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको इनिशियल अलाउंस के सेक्शन से नहीं गुजारना? व्हीकल, फर्नीचर, सेकंड हैंड प्लांट,
और बिल्डिंग, और ऐसा प्लांट जिसको खरीदते ही खर्चे में डाल दिया पूरा, उसके ऊपर भी 25% आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। अच्छा, अगली बात मोहतरम ये है कि फिर एलिजिबल हैं कौन से, फिर सवाल है एलिजिबल है कौन से। तो वो भाईजान कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है क्योंकि ये लिस्ट से निकला नहीं। न्यू प्लांट पाकिस्तान से ले लें आप, वो अपना पाकिस्तान जो है, न्यू प्लांट पाकिस्तान से ले लें, या न्यू या ओल्ड प्लांट आप इंपोर्ट कर लें। याद रखिएगा, सेकंड हैंड चीज पाकिस्तान से खरीदी तो डेफिनेशन से बाहर निकल रही है। अगर आपने सेकंड हैंड चीज बाहर के मुल्क से खरीदी तो हमारे लिए तो फर्स्ट हैंड है ना, वो तो पहले अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, हमारे लिए तो फर्स्ट हैंड है। तो ओल्ड चीज अगर आपने इंपोर्ट कर ली तो हमारे लिए नहीं समझी जाएगी। तो बता दें किन किन एसेट्स के ऊपर इनिशियल अलाउंस लगेगा। कंप्यूटर पे, नए प्लांट जो पाकिस्तान से खरीदा, या नया या पुराना प्लांट जो बाहर के मुल्क से खरीदा, इन पे लगेगा, और इन सब पे नहीं लगेगा। इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान, अगर कोई बंदा एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पाकिस्तान में ले आए, इनटू सर्विस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लाता है, पाकिस्तान में ले आए फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, अपने बिजनेस में पहली दफा उस एसेट को ले आए, अ डिडक्शन विल बी अलाउड। इस डिडक्शन का नाम क्या होगा? इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, कंप्यूटर के लिए भी यही रेट है, कंप्यूटर के लिए भी यही रेट है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी यही रेट है, कंप्यूटर पे भी यही रेट है, 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। द एसेट शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और एसेट को आपने किस पर्पज में यूज करना है? बिजनेस में। अच्छा, एक ना ये नीचे डब्बी बनी हुई है, पहले जरा मैं ये डब्बी समझा दूं। आपने एक नया प्लांट खरीदा, और इसका 30% पर्सनल यूज है, पता नहीं घर में क्या कर रहे हैं प्लांट से। अच्छा, इसका 30% पर्सनल यूज है और 70% बिजनेस यूज है। अब हुआ क्या कि आपको पता है प्लांट के ऊपर हमने क्या कैलकुलेट करना है? इनिशियल अलाउंस। अब प्लांट की कॉस्ट है 100 रुपया, इनिशियल अलाउंस 25 रुपए, ये आ गया 75। फिर आपको पता है पहले साल डिप्रिशिएट भी होता है, 75 इंटू 25%, ये आ गया 11 या 12, देख 25% नहीं यार, प्लीज प्लीज प्लीज, डेप्सिन का रेट लगाना है। इनिशियल अलाउंस 25% है ना, डेप्सिन का रेट लगाना है। कितना आ गया? 11। बीवी 64। अच्छा, इसके टोटे टोटे करने हैं हमने, 70% और 30%। 70% अलाउड हो जाएगा और 30% नॉट अलाउड हो जाएगा। 25 के टोटे टोटे नहीं करने भाई, 11 के टोटे टोटे करें। 11 इंटू 70%, 8.25, और 11 इंटू 30%। अच्छा जी, अब जो असूल मैं बताने लगा हूं वो सुने। बजाहिर आपको इलॉजिकल बात लगेगी, लेकिन जो असूल है वो सुन लें। मैंने आपको कहा था वेयर एन एसेट इज यूज पार्टली इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर एन अदर यूज, द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ये बात कितने लोगों को याद है? द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं इनिशियल अलाउंस प्रोपोर्शनेट नहीं होता। इनिशियल अलाउंस में रिलैक्सेशन है, ये सारा माइनस करने की इजाजत है। पहले मैं आपको नोट पढ़ा दूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। इनिशियल अलाउंस इज फुली अलाउड एज इवन इफ एसेट इज नॉट होली यूज्ड इन। ये जो मैंने डब्बे में लाइन लिखी है, इसकी मैंने ये एग्जांपल बनाई है। इनिशियल अलाउंस को तोते तोते करना है या इनिशियल अलाउंस को पूरा लिखना है? पूरा लिखना है। वो जरा जरा हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने सैटरडे को टर्म टेस्ट नहीं देना, जरा हाथ खड़ा कर दें। ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास रो के अंदर आप कोने पे बैठे हुए हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। अबू पे वो बच्चे हाथ खड़ा कर दें जो मुझे पानी नहीं पिलाएंगे। ओके,
चैप्टर 19 के एक तो 2 सवाल आज हमने डिस्कस करने हैं, 8 और 9, और दूसरा फिर और भी आपको एक सवाल देना है। फिर कोई ईद की छुट्टियों में 10-15 मिनट की डेली एक सवाल की डिस्कशन अपलोड हो जाया करेगी, तो वो भी आप देखते रहिएगा। और भाई मेरी तरफ से महीने की छुट्टियां कर लो यार, मुझे क्या मसला है, पढ़ो ही ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे, तो आपकी मर्ज़ी है। तो टाइम ही नहीं, तो सर को जाने का टाइम नहीं। जून आ जाता था, मुझे पता है हमारे ज़माने में तो टेंशन पड़ जाती थी यार, पेपर सर पे खड़े हैं, लगे होते हैं मोबाइल के ऊपर, मोबाइल पकड़ के कोई इधर बैठा हुआ कोई उधर बैठा हुआ। मैंने 4 लड़कों को देखा, 4 एक रो में बैठे थे, चारों मोबाइल पे लगे थे। इस महीने में तो टाइम नहीं होता, ये तो जून जुलाई अगस्त तो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर और सब खत्म करनी पड़ती हैं, रिश्तेदारों को नाराज़ करना पड़ते हैं 3-4 महीनों में। वो बुला रहे होते हैं, आप नहीं जा पाते, आप कहते हैं माजरत भाई क्या करें, मैं सीए कर रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप खुद आ गए हैं सीए के अंदर तो फिर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, वरना आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, रादर कुल्हाड़ा। ओके, द इनिशियल अलाउंस, और अभी से चीज़ें करेंगे तो होंगी, वरना आफ्टर दिनों में तो सेल्स टैक्स शुरू हो जाना, टाइम नहीं मिलना आपको, बिजनेस के चैप्टर का टाइम नहीं मिलना। और इस मंडे को इंशाल्लाह बिजनेस का चैप्टर जितना पढ़ा दिया जाएगा मंडे तक, वो मंडे को इंशाल्लाह क्लास में आपसे सुना जाएगा या लिखवाया जाएगा, मैं अपनी मौजूदगी में। अब मुझे नहीं पता मैं उसमें से ये वाली 2 लाइनें लिखवाऊँ या पिछले सफ़े वाली 3 लाइनें लिखवाऊँ, जो भी कर दूँ वो आप देखेंगे आपके साथ क्या होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को छुट्टी कर लें। द इनिशियल अलाउंस रिडक्शन विल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ, इनिशियल अलाउंस को माइनस करने की इजाज़त होगी विद इन द लेटर ऑफ। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है ट्रायल प्रोडक्शन का। ट्रायल प्रोडक्शन होती है सैंपल बना के देखना, साथ लेकर देखना। ट्रायल प्रोडक्शन होती है सैंपल बना के देखना। तो ट्रायल प्रोडक्शन ये है कि आपने 1 मार्च 2014 को ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दी और सैंपल बना के देखे, जैसे दवाइयों के सैंपल का मरीजों पे तजर्बा हो रहा होता है, तो ये सैंपल बनाना शुरू कर दिए। कमर्शियल प्रोडक्शन ये होती है कि अब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। तो 1 मार्च 2014 बनता है कमर्शियल प्रोडक्शन, 2015 का साल बनता है। तो 2014 में आपने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू की और 2015 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की। इनिशियल अलाउंस कब मिलेगा? इनिशियल अलाउंस मिला करेगा लेटर ऑफ, फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड। फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ है? 1 मार्च 14 को, 1 मार्च 14 को। और कमर्शियल प्रोडक्शन विच एवर इज लेटर। ट्रायल प्रोडक्शन हमेशा पहले ही हुआ करेगी कमर्शियल प्रोडक्शन से। तो फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड और कमर्शियल प्रोडक्शन विच एवर इज लेटर। व्हाट इज लेटर? 1 मार्च और 1 अगस्त। तो 2015 में इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे या पिछले साल 2014 में इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे? 2015 में। तो इनिशियल अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड विद इन द लेटर ऑफ द फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड। फर्स्ट टाइम से क्या मुराद हुआ करेगा? ट्रायल प्रोडक्शन और कमर्शियल प्रोडक्शन विच एवर इज लेटर। लेकिन अनलकीली लॉ की इस प्रोविजन में हमेशा ही लेटर कमर्शियल प्रोडक्शन आया करेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कमर्शियल प्रोडक्शन पहले हो जाए और बाद में ट्रायल प्रोडक्शन हो रही हो, तो इसलिए हमेशा ही कमर्शियल प्रोडक्शन लेटर आया करेगी। तो ये नोट कर लें। ट्रायल और कमर्शियल प्रोडक्शन में से कब इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना शुरू करना है? जो लेटर हो, और लेटर हमेशा ही क्या हुआ करेगा? कमर्शियल प्रोडक्शन। ओके, ट्रायल प्रोडक्शन हमेशा पहले होगी, कमर्शियल प्रोडक्शन हमेशा, दोनों में से जो बाद में होगा तब से इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड होगा। हमेशा बाद में कमर्शियल प्रोडक्शन ही हो ही। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। द इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ द फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड और द ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस्ड। तो फर्स्ट टाइम एसेट इज यूज्ड के आगे लिख लें, मुराद क्या है इसे? ट्रायल प्रोडक्शन। सेक्शन 76 बताएगा कि एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी। बहरहाल कभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेक्शन 76 भी अगले हफ्ते। सेक्शन 76 बताएगा एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी। ये बात मैंने हाईलाइट की हुई थी, दूसरी क्लास में हाईलाइट होगी। द रिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी शैल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल इनकम। और यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया हुआ था इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस इसका भी मैं आपको भी मतलब बता देता हूँ, लेकिन पिछले सफ़े पे पेज 139 पे भी ये बात पॉइंट सी में मैंने आपको पढ़ाई थी।
पिछले सफ़े पे पॉइंट सी में ये बात पढ़ाई थी, डेप्रिसिएशन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी शैल बी अलाउड ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल। ये दोनों बातें अगर आपको भूली हुई हैं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं ये दोनों बातें। डॉलेंस को जरूरत पड़ी थी प्लांट की, तो डॉलेंस ने जाके किराए पे ले लिया था बैंक से। तो डॉलेंस की इनकम थी सेल ऑफ एसी और डॉलेंस का खर्चा था रेंट एक्सपेंस। जो रेंट डॉलेंस के लिए एक्सपेंस था वो रेंट लीजिंग कंपनी के लिए इनकम है। लीजिंग कंपनी रेंटल इनकम में से दो खर्चे माइनस करेगी, प्लांट का इनिशियल अलाउंस 25% के एतबार से और प्लांट की डेप्रिसिएशन 15% के एतबार से। तो ये दो बातें मैंने 23 के 4 में और 22 के 3 के 1 में, 22 के 3 के सी में, ये दोनों बातें आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। इसको जरा दोबारा ध्यान में ले आए। लेसी का कौन सा खर्चा बुक करता है? रेंट एक्सपेंस का। लेसर कौन सी इनकम बुक करता है? रेंटल इनकम। जो इसके लिए खर्चा है उसके लिए इनकम है। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा, लेसी या लेसर? और डेप्रिसिएशन की बहन का नाम इनिशियल अलाउंस। अब आ जाए आप पेज 139 पे। तो आज हम बस ये पॉइंट पढ़ेंगे और ये पॉइंट पढ़ेंगे बस, फिर ओवर। पॉइंट डी, मैंने आपको बताया था कि 4 अजीब से रूल हैं जब आप फिक्स एसेट बेचते हैं। उनमें से एक रूल कल पढ़ाया था, जो एसेट पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। एक रूल कल पढ़ाया था कि 25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदी है और बाद में बेच दी। 2 रूल कल पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा रूल पढ़ने लगे हैं, पॉइंट डी, पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 4। बाईस के 13 का डी। हारिस ने बिल्डिंग परचेज की है 4675,000 की। बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होना है या नहीं होना? 142 पेज। बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होना है या नहीं होना? यकम अक्टूबर 20 को बिल्डिंग खरीदी है, तो मुझे बताएं क्या ये टैक्स ईयर 2020 में खरीदी है, टैक्स ईयर 2021 में? टैक्स ईयर 2021 में। इट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन टैक्स ईयर 2022। 21 में खरीद के किस साल बेच दी? 22 में बेच दी। कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर 21 एंड 22। 21 और 22 की डिप्रिसिएशन निकालनी है और गेन लॉस निकालना है 22 का। अज्यूमिंग कि एसेट कितने का बिक गया है? 70 लाख का बिक गया है और खरीदा था 46 लाख का। चलें जी, पहले डेप्रिशिएट कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस मिलना है नहीं मिलना? तो डेप्रिसिएशन मिलनी है जी। अच्छा, क्या डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 20 के बाद है, यकम जुलाई 20 से पहले है? यकम जुलाई 20 के बाद है। होंठ हिला दिया करें, आते हैं तो। यकम जुलाई 20 के बाद है, डेट ऑफ परचेज पहले है? यकम जुलाई 20 के बाद है। तो खरीदने के साल में भी 50% का फैक्टर लगेगा और बेचने के साल में भी 50% का फैक्टर लगेगा जी। कॉस्ट 4675,000। डेप्रिशिएट करें आप 30/6/2021 पे खड़े होके। बस ऐसे लिख दिया करें एट 10% इंटू 50%। अब पूरा पूरा कहाँ लिखा करेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है पेपर में? तो 10% के एतबार से इसको डेप्रिशिएट करने, 50% का फैक्टर खरीदने का साल इस वजह से लगा रहा हूं 2,750। ये डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की 4441250। अब इसको डेप्रिशिएट कर दें 30/22 के साल, लेकिन क्योंकि बेचने का साल है इसलिए आपने जो है वो 50% का फैक्टर लगाना है एट 10% इंटू 15% इंटू 50%। 063 जी। बस 2 साल ही डेप्रिशिएट करना था हमने, हो गया। 4288 कैसे होगा ना, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। राउंड कैसे होगा भाईजान? ये जब एक दफा यहाँ पे आपने 50 लिख दिया तो 3 माइनस होगा तो 7 ही आएगा ना। ओके, राउंड तो आप इधर करो ना, अगर 2 कर दो इसको फिर और बात है, फिर ये 8 आ जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लें, फिर गेन लॉस इसका निकालते हैं। मेहरबानी होगी आपकी। कितनों कह रहे हैं एक ही दफा जो करनी है कर लें, ये जो रोजाना रोजाना नहीं बर्दाश्त होती हमसे। अच्छा, जिन घरों में भी रोक टोक हल्की फुल्की चलती रहे तो अच्छा रहता है। वालिद की मार औलाद के लिए ऐसी खेती के लिए पानी, हल्की फुल्की अबू आते जाते पुत्र
फिर की हो गया है, छड़ मोबाइल। चले अगले साल दे दूंगा बेटा तुझे। अब्बू को हैरानी से तो नहीं देखेंगे। जी बात करेंगे उस पर, बात करेंगे उस पर। अभी वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के रूल असल में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पैसेंजर वाले ही कराने हैं बस। ओके, टैक्स वालों का गेन लॉस निकालना है जी 2022 का। कॉन्सिडरेशन सवाल में जाके देखें जी कितनी है। 7 मिलियन। तो हमारा एसेट जो है वो 7 मिलियन का बिका है। 7 मिलियन का हमारा एसेट बिका है, तो कॉन्सिडरेशन इज 7 मिलियन लेस टैक्स वालों की WDV कितनी 4219,187। लेकिन ये नहीं करना आपने, ये तो भाई नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। आपने बड़े डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर बिल्डिंग के केस में बिल्डिंग कॉस्ट से महंगी बिक जाए, WDV से नहीं कॉस्ट से, 46 लाख 70 लाख, अगर बिल्डिंग कॉस्ट से महंगी बिक जाए तो फिर आपने जरा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करनी है। हाँ बिल्डिंग तो कल भी बिक रही थी क्वेश्चन 3 में, लेकिन कॉस्ट से महंगी नहीं बिक रही थी, इस वजह से हमने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन की थी। आज बिल्डिंग किससे महंगी बिक रही है, तो भाईजान ये जो क्वेश्चन 4 है इसमें अजीब सा रूल लगेगा, अजीब सा रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। व्हाट इज कंसिडरेशन? इट इज ग्रेटर देन 46 लाख। तो ये वजह है असल में, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो जब भी कभी पेपर में, लेकिन ये रूल सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, जब भी कभी पेपर में ये जो येलो वाला सिनेरियो पेपर में आ जाए तो इसको आपने जरा डिफरेंट तरीके से टैकल करना है। येलो वाला सिनेरियो मींस बिल्डिंग की कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आपने करना क्या पेपर में, आपने पेपर में खड़े हो जाना है। खड़े हो गया आपने WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है। WDV का फॉर्मूला क्या होता है, टीचर बताते थे बचपन में, कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपने BV को एक्सटेंड कर देना है, WDV के फॉर्मूले को फैला देना है, WDV के फॉर्मूले को फैला देना है। हालांकि अभी तक WDV का फॉर्मूला फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज आप WDV के फॉर्मूले को फैला देंगे। कॉस्ट को बुलाएंगे 4675। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं। डंकी वर्क ये है कि इन दोनों को जमा कर लें, 3 साल की होगी तो 3 को जमा कर लें, 4 की होगी तो 4 को जमा कर लें, ये डंकी वर्क है। और स्मार्ट वर्क ये है कि कॉस्ट में से BV माइनस कर दें, एक चीज बाहर आएगी जिसका नाम होगा अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम दूसरा काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। कॉस्ट को बुलाएंगे, कॉस्ट तशरीफ लाएं, बुक वैल्यू तशरीफ लाएं 4219,187 4813। तो ये इन दोनों को जमा करें आप 233 और 222 तो भी यही जवाब आ जाएगा। तो WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे। सबर होल्ड ऑन, डू नॉट नोट इट डाउन, लेट मी नोट इट डाउन फर्स्ट, देन आई विल अलाउ यू टू नोट इट डाउन सो दैट यू पीपल कैन नोट इट डाउन। ओके, तो BV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया और कॉस्ट में से क्या माइनस कर दी, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। जी कॉस्ट में से अकोमोडेशन जरा माइनस करें। फोर टू 19187, ये WDV आ गई 4219,187। तो बाबा जी एक बैठे हुए थे पंजाबी, कहते हैं आ जाके खोती बोर्ड थले, खोती सैर करती रही पूरा दिन, आ जाके उधर ही। फिर तो ये अब इतनी ख्वारी क्यों कराई है, फिर WDV ही निकालनी थी, ये तो पहले ही निकली हुई थी, तो इस तरह करके उठाना था, तो इस बड़ी को ऐसे ही उठा के उधर ले जाते। तो उसका जवाब ये है मोहतरम कि अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, अभी यहाँ पे हमने कोई ऑल्ट्रेशन करनी है चीज़ों में। तो उसमें जो ऑल्ट्रेशन करनी है वो मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए लॉ से पढ़ लेते हैं। जो सर की बात होगी उसे इग्नोर कर दीजिएगा, जो लॉ में लिखा होगा उसे चलाइएगा। सर से मुराद आपके सर में जो आ रही है बात, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। पॉइंट डी, इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, यस कंसिडरेशन ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग is greater than cost,
इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग इज ग्रेटर देन कॉस्ट। मुझे हमारा सवाल ही लग रहा है ये बिल्कुल। द कंसिडरेशन shall be treated as cost. The consideration 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 shall be treated as cost. तो ये एक अजीब सी बात थी, मुकम्मल हो गई। WDV निकालें, गेन लॉस निकालें। 7 मिलियन में से माइनस करेंगे फिगर 6544,187। गेन निकाल दें, कितना आया 455,813। अच्छा, अब इसकी लॉजिक सुन लें। असल में लॉ मेकर ये चाहता था कि बिल्डिंग्स बेचना आपका कारोबार नहीं है। वो तो आपने दुकान के लिए बिल्डिंग ली हुई थी, बेचनी पड़ गई, नई दुकान शिफ्ट करनी थी कहीं और। तो लॉ मेकर ये चाहता है, लॉ मेकर ये चाहता था कि बिल्डिंग्स, एक मिनट रुक जाए, लॉ मेकर ये चाहता था कि बिल्डिंग्स महंगी बेचने पे टैक्स ना लगे। तो इसलिए उसने ये लॉ की प्रोविजन बनाई कि बिल्डिंग्स महंगी बेचने पे टैक्स ना लगे। असल में अब आपका टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसे? आपने बिल्डिंग 7 मिलियन की बेच दी 46 लाख वाली, अच्छा खासा गेन आपको आना चाहिए था। लेकिन लॉ मेकर ने कहा कि जितना आपने खर्चे में डाला है पास्ट में, ये अमाउंट है ना, जितना आपने खर्चे में डाला है पास्ट में, उसी को एग्जैक्ट इनकम बना लो। ये फिगर्स हमेशा बराबर आया करेंगी, ये फिगर्स हमेशा बराबर आया करेंगे, क्योंकि 7 और 7 कट जाएगा तो यही फिगर बचनी है जो नीचे आनी है। मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, तो ये फिगर हमेशा बराबर आया करेगी। लॉ मेकर ये चाहता है कि बिल्डिंग्स के बेचने पे मैं टैक्स ना लगाऊं, बिजनेस की बिल्डिंग बेचने पे। तो अब होगा ये कि जब भी आप बिजनेस की बिल्डिंग बेचा करेंगे और कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा होगी, अच्छा खासा आपको गेन आना होगा, लेकिन लॉ मेकर रोक देगा उस गेन को। कैसे रोकेगा? कहेगा जितनी अमाउंट आपने 2 सालों में खर्चे में डाली है उसी को इनकम में डाल दो। तो ओवरऑल जब आप दूसरे तीसरे साल के एंड पे खड़े होकर ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो जितना पिछले सालों में खर्चा बुक हुआ होगा उतनी ही इनकम बुक हुई होगी। तो ओवरऑल ना ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ और ना कोई गेन आया। लेकिन दूसरे एतबार से इस तरह भी सोच सकते हैं कि जितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई उतना ही क्या आ गया, गेन आ गया। बहरहाल ये जो 2-3 मिनट मैंने बात की इसको फेंक दें साइड पे। बस आपको वो जो लाइन की एक आवाज सी आई थी ना, वो आपने पेपर में निकाला करनी है आवाज। आपने कॉस्ट को पकड़ना है, काट देना है, और कॉस्ट को काट के क्या लिख देना है, कंसिडरेशन। नहीं, प्लांट नहीं आएगा इनमें। अपनी तरफ कैमरा या उसकी तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ? व्हाइट बोर्ड की तरफ। अच्छा, ये अलाइनमेंट जरा आउट लग रही थी। अच्छा, क्लास में ना इस तरह बैठा करें कि अब आगे जैसे कुछ मिलने वाला है और हम रिसीव कर रहे हैं, अब थोड़ी सी ब्रेक मिले, कोई ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है। ओके, चलें जी, रूल पढ़ लें क्या है। If consideration is received on disposal of immovable property exceed the cost. If consideration exceed the cost, the consideration shall be treated as cost. ये तीसरा अजीब सा रूल हो गया। ये बिल्डिंग के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग। ओके, पॉइंट नंबर 14, आखिरी अजीब सा रूल। सॉल्यूशन नहीं देखना, साफी, ये साफी चिकन भी होता है, ये क्या होता है? इसमें गर्दन और कलेजी निकालने भाई कह रहे हैं। अच्छा, तो साफी एक्सपोर्टेड इट्स स्पेशल प्लांट एंड मशीनरी टू साफी ओवरसीज इन यूएसए। तो पाकिस्तान की कोई ब्रांच थी, उसने अपने हेड ऑफिस को चीजें बेच दी, एक्सपोर्ट कर दी। ये प्लांट पहले पाकिस्तान में यूज हो रहा था, अब हमने एक्सपोर्ट कर दिया। 4575000 का। ये 4575000 क्या है? कंसिडरेशन है, कॉस्ट है। कॉस्ट कहां से आ गई? एक्सपोर्टेड फॉर 4575। व्हाट इज दिस? कंसिडरेशन। कॉस्ट वाज 3958000 एंड द WDV, टैक्स WDV होना चाहिए था लिखा हुआ, एंड द टैक्स WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 2657000।
आप बता दें ये WDV निकालने की जरूरत है, ये WDV ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ये है एक्सपोर्ट का रूल जिसमें आप एसेट एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये रूल बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये हर उस एसेट के लिए जिसे आप एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि बिल्डिंग एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, प्लांट एक्सपोर्ट हो सकता है, फर्नीचर एक्सपोर्ट हो सकता है, कंप्यूटर एक्सपोर्ट हो सकता है, बाकी चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो पहले मैं लगाने लगा हूँ इस पर जनरल रूल जो हमें सीम्स लॉजिकल लगता है। कितने का बेचा? 4575,000 और बेचने के दिन WDV क्या थी? 2657,000 जी। वट एवर द गेन लॉस में भी ये है जनरल रूल कि कंसिडरेशन में से बुक वैल्यू को क्या कर दें? माइनस। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में आपने कुछ और करना है। If a person exports or transfers out of Pakistan a depreciable asset used in Pakistan, जो एसेट आप पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं और आपने एक्सपोर्ट कर दिया, इट विल बी assumed, ये समझा जाएगा कि आपने ये एसेट बेच दिया है फॉर अ कंसिडरेशन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इधर आपने कंसिडरेशन को पकड़ना है और उसको बाइट करना है और बाइट करके यहां कॉस्ट लिख देनी है। पहले आपने कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिखी थी, यहां आपने कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिखनी है। दिमाग की दही बन जी। काटें इसको, काट दिया। अच्छा जी, जब आप बताएं 39। अच्छा, इसमें आपने ना लोअर और ग्रेटर भी नहीं देखना, जैसे उधर देखा था कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट, या इस तरह भी कुछ नहीं देखना। यहां बस सीधा सीधा रूल है, समझ लिया जाएगा एसेट कितने का बिक गया, जितनी उसकी कॉस्ट थी। चाहे टैक्स पेयर को फायदा हो नुकसान हो, यह भी नहीं सोचना कि इधर गेन आए लॉस आए, क्या लॉजिक है, लिव इट। आप इधर देखें, अगर बिल्डिंग महंगी बिकेगी तो फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे और फॉर्मूला एक्सटेंड करके कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिखेंगे, और एसेट एक्सपोर्ट करेंगे तो महंगा सस्ता नहीं सोचेंगे, बस चुप करके बुक वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। बुक वैल्यू को नहीं छेड़ना, ना छेड़ मिलूंगा, बुक वैल्यू को नहीं छेड़ना, बीवी को नहीं छेड़ना आपने, इधर बुक वैल्यू ऐसे लिख देनी है। कंसिडरेशन को पकड़ना है, पकड़ के काटना है और काट के क्या लिख देनी है। तो अभी जो मैंने एक्सपोर्ट का रूल है ना, उसमें ये वाली फिगर काटी है, कंसिडरेशन काटी है, और इधर क्या काटी थी? कॉस्ट। अब कभी बंदे का किसी चीज को काटने को दिल चाह रहा होता है, कभी किसी का काटने को दिल चाह रहा होता है, ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। क्लियर? ओके, अब आप लोगों ने सोल्यूशन देख लिया, इसलिए आप लोगों ने नोट नहीं करना। हालांकि पेज 139 पे इतनी जगह है कि आप दोबारा नोट कर सकें। काट मैं इसलिए रहा हूं ताकि जनरल रूल पहले लिखूं, बाद में एक्सेप्शन को डालें। अब ये चार चीजें हो गई हैं, ये चार चीजें ना इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़े वाले न्यूमेरिकल्स में रिवाइज भी होंगी, तो परेशान नहीं होना किस वक्त कौन सी चीज क्या करनी है, कैसे करनी है, कहां से होगा। ओके, चलें जी, हमारा सेक्शन 22 मुकम्मल हुआ। अब इस सेक्शन 22 की समरी देख लें। पेज नंबर 199, 200 कम एक। पेज 199, डेप्रिशिएबल एसेट्स जिन्हें टेंजिबल्स भी कहते हैं, इन पे सेक्शन लगने हैं 22 और 23। ईयर ऑफ परचेज में 50% फैक्टर लगाना है, ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी 50% फैक्टर लगाना है, लेकिन शर्त यह है कि आपने ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20 खरीदा हो, ये शर्त है। मेथड ऑफ डिडक्शन कौन सा है? WDV। इनिशियल अलाउंस नए प्लांट पे लगना है जो पाकिस्तान से खरीदा, नया या पुराना प्लांट बाहर के मुल्क से खरीदा या कंप्यूटर खरीदा, इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस का रेट कितने % लगना है? 25%। गेन और लॉस कैलकुलेट करने की 4 एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो गेन लॉस का फॉर्मूला है कंसिडरेशन माइनस WDV। 3 दिन से रो रहे हैं, अब जाके पूछ रहे हैं मरा कौन है, कह रहे कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। चलें आगे। तो कंसिडरेशन में से आपने WDV माइनस करनी है, आपका गेन लॉस निकल आता है। लेकिन इस रूल की कितनी एक्सेप्शंस हैं? 4। उस 4 में से ये वाली 2 हमने कल पढ़ी थी और ये वाली 2 हमने आज पढ़ी हैं। कल हमने पढ़ा था 22 का 9, कोई भी एसेट अगर पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो हमने WDV को पकड़ा था और पकड़ के ऐड कर दिया था डिडक्शंस नॉट अलाउड। और इस तरह की मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि WDV को पकड़ें और डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर दें। ये आपको शायद ज्यादा आ रही हो बात। तो WDV को पकड़ा था और डिडक्शंस नॉट अलाउड को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। ये हमने कल किया था। ये रूल किसी भी एसेट के लिए है जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। फिर हमने कहा था अगर 25 लाख से महंगी गाड़ी आपने खरीदी है, तो 25 लाख से महंगी गाड़ी अगर आपने खरीदी है तो बेचने के साल में आपने बीवी को नहीं छेड़ना, ना छेड़ मिलाना।
आपने बल्कि कंसिडरेशन को छेड़ना है और ए इंटू बी ओवर सी कर देना है। ये हमने घर में भी किया था एक दफ़ा, क्लास में भी किया था एक दफ़ा, बल्कि आज सुबह आते हुए आपने एक दफ़ा ये फार्मूला रिवाइज किया था। तो ये बात थी महंगी गाड़ी की जो 25 लाख से ऊपर खरीदी है। फिर आज हमने रूल पढ़ा है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। लेकिन ऐसी सूरत में वो रूल लगेगा जब कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए। तो रूल क्या लगेगा, एक्सटेंड द WDV। सबसे पहले आप फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे और कंसिडरेशन शेल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। कॉस्ट को काटेंगे, कॉस्ट को कट करेंगे, कॉस्ट को कट करेंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, कंसिडरेशन। और इन द एंड हमने रूल पढ़ा है किसी भी एसेट के लिए जो क्या हो रहा हो, एक्सपोर्ट हो रहा हो। ये गाड़ी के लिए, बिल्डिंग के लिए, ये किसी भी एसेट के लिए। बिल्डिंग तो शायद एक्सपोर्ट नहीं होती, बाकी चीजें एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो कोई भी चीज अगर आपकी एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके लिए ये रूल है। उसके लिए क्या रूल है कि आपने कंसिडरेशन को बाइट करनी है, कंसिडरेशन को कट करना है, और कट करके वहां क्या लिख देनी है, कॉस्ट लिख देना है, पुट्ठा काम करना है। It will be assumed that person has disposed of asset at a consideration equal to the cost of asset। तो ये 4 एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, तो WDV में रिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर देना है। कल किया था। 25 लाख से ऊपर की गाड़ी बिक रही है, बिकने के साल में कंसिडरेशन के फॉर्मूले को A इंटू बी ओवर सी कर देना। और आज वाले सवाल के अंदर अगर बिल्डिंग बिक रही है और कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो तो BV के फॉर्मूले को एक्सटेंड करके कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन करना है, और एसेट एक्सपोर्ट हो रहा हो तो कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट करना। ओके अच्छा, सेक्शन 21 में वो जो फाइन वाली आप चीज पूछ रहे हैं वो जरा देख लें आप। सेक्शन 21 में फाइन, पॉइंट नंबर जी कहता है, पेज 134, पॉइंट नंबर जी कहता है कि अगर आप फाइन पे करें गवर्नमेंट को तो वो माइनस करने की सिरे से इजाजत ही नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी और को फाइन पे करें तो माइनस हो सकता है। अगर आप फाइन गवर्नमेंट को पे करें तो माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। पॉइंट एल का 5 कहता है कि बिजली के बिल, किराया वगैरह, टैक्सेस टू गवर्नमेंट, ड्यूटीज टू गवर्नमेंट, फीस टू गवर्नमेंट या फाइन टू गवर्नमेंट, या कोई भी पैसे जो गवर्नमेंट को आपने देने हो, अगर कैश में भी दे दो तो माइनस करने की इजाजत है। तो आप पॉइंट जी में, और ये जो इतनी सी बात लिखी हुई है फाइन की, इसमें इख्तलाफ आ गया। पॉइंट जी कहता है फाइन टू गवर्नमेंट सिरे से माइनस ही नहीं कर सकते, और पॉइंट एल के बी का 5 का एक बीच में पॉइंट एल के बी के 5 में चौथे नंबर वाली चीज कह रही है कि फाइन अगर आप गवर्नमेंट को कैश में भी पे कर दो तो कोई हरज नहीं है, आप माइनस कर सकते हो। अब सवाल यह है, जी कह रहा है कि फाइन सिरे से माइनस ही नहीं कर सकते गवर्नमेंट वाला, और एल कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट को कैश में पे कर दें तो माइनस करने की इजाजत है। तो ऐसी सूरत में इसको कहते हैं लॉ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, कहीं और बात हो रही है, कहीं और बात हो रही है। कोई लोग इस बात को किसी और तरीके से समझ रहे हैं, कोई किसी और तरीके से समझ रहे हैं, कोई जो है वो रफादेन कर रहे हैं, कोई रफादेन नहीं कर रहे, कोई ऊंची आमीन कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहे। तो जब बातें हों ज्यादा तो फिर इख्तलाफ पैदा हो जाता है लोगों में। तो ऐसी सूरत में लड़ाई नहीं करनी, ऐसी सूरत में लड़ाई नहीं करनी आपने। अब आपने सोचना यह है कि पॉइंट जी प्रिवेल करेगा या पॉइंट एल प्रिवेल करेगा। तो उसका जवाब यह है कि लोगों ने सवाल पूछा कि जी लॉ बनाने वाले ने जी वाला पॉइंट तो सिर्फ बनाया ही फाइन के लिए, लेकिन एल वाला पॉइंट जो है फाइन के लिए नहीं बनाया, वो तो काफी सारी चीजों के लिए बनाया। तो इसलिए जी को ही प्रिवेल कराओ, एल में से फाइन को काट देना चाहिए। तो इसलिए मैं फाइन को काट रहा हूं, यहां पे जी वाला पॉइंट प्रिवेल करेगा। जी वाला पॉइंट क्या कहता है कि फाइन माइनस हो ही नहीं सकता। तो पॉइंट एल अगर कह भी रहा है फाइन माइनस हो सकता है तो हम इस बात को लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो जी प्रिवेल करेगा। इसका क्या मतलब है, फाइन अगर पे हो गया चाहे कैश में चाहे चेक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन का जी वाला पॉइंट ने कह दिया फाइन हमेशा के लिए नॉट अलाउड है तो नॉट अलाउड है। तो एल के बी के 5 को हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि फाइन कैश में भी पे कर दो तो खैर है, इसलिए पॉइंट जी प्रिवेल करेगा। लेकिन असल में लॉ में ये लिखा इसलिए रह गया हुआ है कि कल कल को जाके अगर पॉइंट जी डिलीट होता है लॉ में तो पॉइंट एल आगे बढ़ेगा और कहेगा फिर फाइन अगर आप कैश में भी पे कर दो तो खैर है। लेकिन इस तरह हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। तो हाँ, अगर थ्योरी का कोई सवाल आता है तो अगर आप फाइन का लफ्ज़ लिखाएंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, कोई मसला नहीं। जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एफबीआर की वेबसाइट पे फाइन का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो थ्योरी के सवाल में हम लिख के आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली हमें यह कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फाइन चाहे कैश में पे करें चाहे चेक में पे करें, फाइन माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, टैक्सेस अगर आप कैश में पे कर दें तो माइनस हो सकते हैं,
टैक्सेस तो कोई जुर्माना नहीं है किसी चीज का। अगर आप ड्यूटी कोई गवर्नमेंट को कैश में पे कर दें वो माइनस हो सकती है, अगर आप फीस किसी को कैश में पे कर दें वो माइनस हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके, अगला चीज आ रही थी बिजली के बिल। बिजली के बिलों के बारे में पॉइंट क्यू कह रहा है कि अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाएं तो माइनस नहीं हो सकते, पॉइंट क्यू ये कह रहा है। और पॉइंट नंबर एल के बी का 1 कह रहा है कि अगर बिजली के बिल कैश में भी पे करते हैं तो माइनस कर सकते हैं। अब इन दोनों में भी इख्तलाफ आ रहे हैं। एक बार याद रखिएगा, जो पॉइंट क्यू है ना वो बिल्कुल बिजली के बिलों पर एतराज नहीं उठा रहा। पॉइंट नंबर पी बिल्कुल बिजली के बिलों पर एतराज नहीं उठा रहा। पॉइंट पी कह रहा है अगर बिजली के बिल लिमिट्स क्रॉस कर जाएं, अनलकीली हमारे लॉ में बिजली के बिलों की लिमिट्स नहीं दी उसने कि लिमिट से क्या मुराद है इधर, कितना कितना बिल, 4 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख, तो यहां लिमिट नॉट गिवन, ये मसला है, लिमिट गिवन नहीं है। इसका मतलब है ये बात है जजमेंटल। अब हुआ क्या होगा, एफबीआर वाले आया करेंगे और आके कहा करेंगे आपके बिजली के बिल लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप उनको कन्विंस ना कर पाए तो फिर बिजली के बिल आपके डिसअलाउ हो जाएंगे, माइनस करने की जाती है। और अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाए कि यार इतना बड़ा कॉलेज है, हर रूम के अंदर 5-5 एसी लगे हुए हैं और इतने इतने बच्चे क्लास के अंदर बैठे होते हैं और इतनी इतनी क्लासें होती हैं, तो देखो अगर हमारा 4-5 लाख 6 लाख बिल आ भी गया, 7 लाख बिल आ भी गया महीने का, तो हमको गलत काम तो नहीं कर रहे इधर, तो बिजली के बिल हमारे लिमिट्स के अंदर है। अगर आप एफबीआर वालों को साबित कर दें कि बिजली के बिल आपके लिमिट्स के अंदर हैं तो आपके अलाउड हो जाया करेंगे। और हमेशा हम अज्यूम किया करेंगे पेपर में कि बिजली के बिल हमारे अल्लाह का शुक्र है लिमिट्स के अंदर है, अनलेस के सवाल बता दे लिमिट्स क्रॉस कर गए। अब मेरे ख्याल से समरी ये बनेगी कि बिजली के बिल अगर लिमिट्स के अंदर हैं तो चाहे कैश में पे करें या चेक में पे करें अलाउड है। और अगर बिजली के बिल लिमिट्स क्रॉस करें, लिमिट क्या है वो एफबीआर वाले ही बताएंगे, वो हमें नहीं पता, किताब में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं दी कि लिमिट क्या होती है। लेकिन अगर बिजली के बिल लिमिट्स क्रॉस कर जाएं तो चाहे कैश में पे करें चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजली का बिल क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। भाई छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, डायग्राम बनाई जाती है, मेहनत की जाती है, घर जाके को इनको देखते हैं, मतलब आते हैं छोटे एक पॉइंट को तसल्ली से किले में बैठते हैं, किचन में फ्रिज के पास दरवाज़ा खोल के। अजीब लोग हैं, अजीब बात करते हैं, छोटे लोग हैं छोटा गोश्त खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, आपके घर आएंगे तो छोटा गोश्त खा लेंगे, आम लोग हैं आम खा लेंगे। अच्छा चलें, छोटा गोश्त महंगा है मोटा गोश्त महंगा है, बड़ा गोश्त महंगा है, छोटा। अच्छा कुछ को पता ही नहीं होता छोटा बड़ा, हैं ऐसे लोग, और कुछ को ये भी नहीं पता छोटा गोश्त कितने का आजकल। अच्छा छोटा किसका होता है, चूहे का नहीं, बकरे का, बकरे का। ओके चलें जी, क्या करें आप चैप्टर 19 निकाल लें। 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है, अंदर ही अंदर 80 8 से 9 नहीं, कितने 10 करके आना है। चैप्टर 19 पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे डिस्कस करूंगा, आपके साथ वाले से। क्वेश्चन नंबर 9, लेने आने देने आने, पहले ये क्लियर कर दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, ओके। मिस्टर जुल्फिकार, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ मिर्जा पेट्रोलियम लिमिटेड, 31 मार्च 2009 को मिर्जा पेट्रोलियम में 19 साल की नौकरी करने के बाद कहते हैं मैं जा रहा हूं। द डिटेल्स ऑफ जुल्फिकार इनकम आर गिवन बिलो। तो दस्तूर है आपके पास? अच्छा यार ये ना किया करो, अबू पूछे बेटा ऐनक है जी, अबू वो पड़ी हुई है, मुझे पकड़ा इसको। मैंने कहा डस्टर है, कहता है जी सर मेरे पास पड़ा हुआ है। ओके अम्मी कहती हैं बेटा मेरी दवाई, अम्मी वो कल मैंने वहां पड़ी हुई देखी थी। तो बेसिक सैलरी 2 लाख, इधर मुझे आने की जरूरत नहीं है, किताबें सबके पास घरों में पड़ी हुई हैं, मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दे रहा, सिर्फ आपने सिर्फ लॉ की प्रोविजंस देखनी है। बेसिक सैलरी कितनी है जी? 1 लाख 2 लाख, इधर आते आते 1 लाख 80 हज़ार रहेगी थी, सॉरी जरा 9 महीने
कैलकुलेटर कसम खाई हुई है, कैलकुलेटर कसम कसम कसम, कैलकुलेटर 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 कैलकुलेटर। ओके 25 मेडिकल अलाउंस। भाईजान मेडिकल अलाउंस को आपने आइसोलेशन में नहीं देखना, यानी अकेले नहीं देखना, ये उदास हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस को मेडिकल फैसिलिटी के साथ देखना है। नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो ये खाली मेडिकल अलाउंस है। अगर खाली मेडिकल अलाउंस है तो इसे माफ कर देना, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। कितना है? 45,000 405 000 लेस। खाली मेडिकल अलाउंस पेपर में गिवन हो और कोई फैसिलिटी गिवन ना हो तो आपने ऐसी सूरत के अंदर मेडिकल अलाउंस को माफ कर देना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। 153,000 यूटिलिटीज अलाउंस और कोला 45,000 to 25,000। 45,000 कोला 25,000 225,000। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज 90,000। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दे रहे हैं या लगा बंदा कैश दे रहा है? अकोमोडेशन दे रहा है। तो अकोमोडेशन के अंदर क्या रूल है? हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी 2520,000 या 90,000 जरब 9 महीने। बिकॉज एम्प्लॉयर तो 9 मंथ्स एम्प्लॉय को नौकरी दी ना इस साल, और इसमें आपने ये परेशान नहीं होना यार, कैलकुलेशन समझो, बाद तस्वीर खींच देना। इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि ये 9 मंथ्स, ये 9 मंथ्स की फिगर है तो ये भी तो 9, हाँ ये भी 9 मंथ्स की है, ये तो ऑलरेडी 9 मंथ्स की है। तो जब ये है ही 9 मंथ्स की तो उसी पे 45% धरले से लगाएं, इधर कोई 9 ना कीजिएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो ये नहीं करना इधर आपने। तो 1134 1134 ये सैलरी में आ जाएगा। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑफ 2 लाख इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अब ये 3 स्टेप वर्किंग नहीं करनी, लिख लें आगे, नो 3 स्टेप वर्किंग। क्यों? अमाउंट दे दिया ना 2 लाख उसने, तो टैक्स बोर्न, इसको एंड पे माइनस भी करना है, लेकिन फिलहाल इसको ऐड कर दें। क्या ये बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को? किसकी तरफ से? बबलू एम्प्लॉयर की तरफ से। रिटायरमेंट के वक्त उसको 26,60,000 मिला अनरिकग्नाइज्ड ग्रेचुटी से। किसी को याद है अनरिकग्नाइज्ड ग्रेचुटी कितनी माफ होती थी? लोअर ऑफ 50% ऑफ अमाउंट और 75,000 अनरिकग्नाइज्ड ग्रेचुटी। 2,666 000 लेस माफ हायर ऑफ लोअर ऑफ what and what 50% off 75% off 50% of amount of 75,000 या 50% ऑफ 26। ये अब आप 26,60,000 का आधी ले रहे हैं तो 26,60,000 भी शर्मा रहे हैं कि फिर कंपेयर एंड पे 75,000 से करना है। तो शर्माते शर्माते आपने कैलकुलेटर को यूज करना इस्तेमाल बंद कर दिया, आपने कहा 75,000 तो ही बाहर आ जाओ। 26 लाख का आधा 13 लाख आ जाएगा, उसे 75,000 से कंपेयर करेंगे। 2585 अंडा 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 CLER क्लियर या पेंटीन? ओके क्लियर भी शैम्पू है ना। अच्छा जी 0.4 साथ को समझाया ना, करेंगे नहीं समझ आई तो आप लोग बस आगे चला करें। 0.4 ही इज रिसीविंग पेंशन ऑफ 50,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। पेंशन ले रहा है, टेंशन ले रहा है? 50,000 दे रहे नहीं, बड़े हो गए होंगे जो रिटायर हुए हैं, टेंशन दे रहे हैं। अच्छा 1.5 लाख रुपया ये हो गया। 19 साल तो नौकरी करते हो गए, उसने कहना जितनी तेरी उम्र है तो मेरा तजर्बा है। ओके ही इज ऑल्सो रिसीविंग पेंशन। इसे एक और पेंशन भी मिल रही है 12,000 फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी, जहां इसने 1975 से 1990 तक जिंदगी के उसने 15 साल वहां भी झोंके थे और 19 साल इधर दिए हैं उसने। ओके
12,000 जरा 12, 1,44,000 नहीं 44 कर लो इसको, 1,44,000। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में हमने पेज नंबर 106 पे पढ़ा था कि पॉइंट नंबर 8 है, इफ ए पर्सन इज रिसीविंग मोर देन वन पेंशन देन ओनली हायर पेंशन विल बी माफ। अगर एक वक्त में एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है तो कौन सी वाली माफ होगी? छोटी वाली, बड़ी वाली? बड़ी वाली माफ हो जाएगी। तो फिर बाहर कौन सी जाएगी? छोटे छोटे को ला लेना आपने, उसने आ भी जाना। Clear? So that was all about income from salary. Now you can take a pick. Pick लें, लिख लें, pick लें. Whatever the total may be. I'm least bothered about total. Okay, what the total? पिक लेने के लिए बंदा रखा हुआ है आपने कोई? रहने दो, मैं आपको बताऊंगा जहाँ न्यूमेरिकल में कम डेटा हुआ वहाँ पे आप दोनों तरह देखेंगे, और जहाँ न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो डिटेल डेटा हुआ, टाइम ना हुआ, तो फिर हम सेपरेट ब्लॉक अज्यूम करेंगे। इनका मैं सवाल रिपीट नहीं करा क्योंकि उस चीज़ को भी मैंने एड्रेस नहीं किया था क्लास में, इसलिए इनके सवाल रिपीट किए बगैर मैंने जवाब दे दिया है। वो जवाब ही क्या जिसका सवाल ना हो। ओके, पॉइंट नंबर 6, अ प्लॉट इनहेरिटेड फ्रॉम अबू वाज सोल्ड। अब्बू चले गए तो जी भाई देखो, सवाल में ना पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये वाली जो 50,000 की पेंशन है ना, ये मिल रही है हमें इस एम्प्लॉयर से, इसलिए हम 31 मार्च को रिटायर हुए ना, तो हमें 3 महीने की पेंशन मिली है। और जो पुराना एम्प्लॉयर था उससे तो पता नहीं 1990 के रिटायर हुए हैं, तो वो तो हर साल 12 महीने की पेंशन दे रहा होगा। क्लियर? ओके, चलें जी, ठीक है अहमद, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, दरम्यान में ही बैठ जाओ। ओके भाईजान, अब्बू से प्लॉट इसको मिला है, अल्लाह इसके भाग लगाए, इसने प्लॉट बेच दिया है, 4 मिलियन का इसको गेन आया है, लेकिन होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा है। तो जब प्लॉट का होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा हो तो न्यूमेरिकल के मुंह पे आप शो करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, और ब्रैकेट में लिख देंगे होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 4 years, और आगे 0 लिख देंगे। तो इसका गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि प्लॉट का होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा है। ये किस चैप्टर में पढ़ा था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा था। 1 जनवरी 2009 को उसने अपना रेजिडेंशियल बंगला एक प्राइवेट स्कूल को लाख रुपए किराए पे दे दिया है, और स्कूल वालों ने जज्बात में आके 24 महीने का 24 लाख रुपया किराया दे दिया। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि 24 लाख रुपया किराया है, लेकिन ये बात गलत है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी बात नहीं है। 24 लाख रुपए को आप इग्नोर करें, 24 लाख को इग्नोर करके आप देखेंगे कि किस दिन किराए पे दिया घर और ईयर एंड क्या है। ये जो रिसीव्ड बेस पे टैक्सेशन होती है ना, ये सैलरी के चैप्टर में होती है कि जितनी भी तनख्वाह मिली उसको इनकम में डाल दें, लेकिन ये जो रिसीव्ड बेस पे कैलकुलेशन है ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं होगी। प्रॉपर्टी के चैप्टर में ऐसा होगा कि लाख रुपया जो है वो किराया है, लाख रुपया किराया है, 6 महीने घर किराए पे रहा, तो 6 लाख रुपया आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डालेंगे, और इस 6 लाख में से फिर आप माइनस करेंगे रिपेयर अलाउंस। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज, आपका रेंट बन जाएगा 6 लाख, और इसमें से रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे 1/5, 1,20,000। ओके, इसके बाद आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, ये सेक्शन 62 वाला टैक्स आपको माफ हो जाएगा। आपने इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पे किया है किसी बैंक से लेके। मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की 2 ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। पहली ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की ये हो सकती है कि आप इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हुए माइनस कर दें, लेकिन ऐसा करना यहां मुनासिब नहीं है। इसकी बजाय इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस कर दें। वजह इसकी ये है कि ये दोनों एडजस्टमेंट्स में मुझे कोई खास कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा। अगर इन दोनों एडजस्टमेंट्स में कोई खास कनेक्शन होता या करीब करीब दी होती तो फिर बज़ाहिर ऐसा लगना था कि इसी बंगले के लिए लोन लेके आपने जो है वो घर बनाया, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। इसलिए बेहतर है अगर इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के साथ ये एडजस्टमेंट जुड़ी हुई नजर ना आए, और या अगर कोई ऐसी लाइन आ जाती ना, ही पेड इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन फॉर अबव बंगला, फिर भी कोई बात समझ आ रही थी।
तो ऐसी लाइन नहीं है। अगर ऐसी कोई लाइन होती कि ऊपर वाले बंगले के लिए, फिर मैं इधर पूरा 2.5 लाख माइनस करता। लेकिन अब मैं इनकम प्रॉपर्टी में 2.5 लाख माइनस नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो इनकम प्रॉपर्टी में माइनस करने की बजाय मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा, सैलरी, बिजनेस कैपिटल गेन, अदर सोर्स वगैरह, और टोटल इनकम आ जाएगी। उस टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इसको माइनस करूंगा। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर सैलरी है, और ये वो जो इनकम प्रॉपर्टी है 4,80,000, 6 लाख माइनस 1,20,000, और ये वो 4 साल वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसमें से मैंने माइनस किया है 2.5 लाख या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन, विच एवर इज लोअर। तो क्या मैंने इसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लिया है या प्रॉपर्टी के चैप्टर में डिडक्शन के तौर पे लिया है? डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे लिया। और पेंटिंग पे लॉस आ गया, ये आपको पता है कैपिटल गेन के चैप्टर में लॉसेस पेंटिंग ज्वेलरी के माइनस करने की इजाजत नहीं है, इस वजह से इसको एडजस्टमेंट को भी इग्नोर करेंगे। और ये जो टैक्स है 2,000 रुपया, ये जो सैलरी में आप 2 लाख रुपए ऐड किया हुआ है, ये क्या एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे जमा करा दी है? जी। तो जब न्यूमेरिकल एंड हो रहा होगा तो इसको एक दफा माइनस करेंगे, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी किसके पास पहुंच चुका है? गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, निहायत ही माजरत, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो एडजस्टमेंट नंबर एक्स आई थी उसे इग्नोर करना था। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको भी पढ़ाई नहीं हुई थी, ये हमने चैप्टर 13 में पढ़नी है कि जो बंदा 4 या 5 साल बाहर के मुल्क में रह के आए तो उसको हम शाबाश देते हैं और उसकी बाहर की इनकम्स माफ़ करते हैं। लेकिन ये बात तो मैंने आपसे क्लास में कभी की नहीं थी, आपने इसको लिटिल नॉलेज की बेस पे ऐड कर दिया होगा, लेकिन इसको ऐड नहीं करना था। लेकिन मैं इसकी डिस्कशन भी नहीं कर रहा, चैप्टर 13 लिख के मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ। चलें जी। मंटो वर्क एज एन एम्प्लॉय इन बर्लिन होटल जर्मनी, पहले जर्मनी में होता था। ड्यूरिंग द सेट पीरियड ही डिड नॉट विजिट पाकिस्तान फॉर सिंगल डे, एक दिन भी पाकिस्तान नहीं आया। फिर वालदा का छितर पहुंचा डायरेक्ट जर्मनी में। ही रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 1 जुलाई, भागा भागा जर्मनी से वापस आ गया पाकिस्तान, और फिर एक बड़े कराची के नामी ग्रामी होटल के अंदर जो है वो मुलाजिम लग गया। अब महीने की तनख्वाह इसकी लाख रुपया तय हुई है। तो दिस विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी, दस इधर ही पड़ा हुआ है, दिस विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी जी। बेसिक सैलरी लाख ज़रा 12, खुदा के लिए कैलकुलेटर ना पकड़िएगा, लेकिन पेपर में पकड़ लीजिएगा। पेपर में आपको पता है 2 जमा 2 भी सही नहीं हो रहा होता कैलकुलेटर के बगैर। हाउस रेंट अलाउंस है 30,000, हाउस रेंट अलाउंस जी 30,000 जरा 12 कितना आ रहा है आजकल? 3,60,000 जी बिल्कुल। मेडिकल अलाउंस को अकेले नहीं देखना, मेडिकल अलाउंस भी है और फैसिलिटी भी है। सवाल खामोश होगा तो ये एज पर टर्म्स है, ये एज पर टर्म्स है। ये बात में इंग्लिश पढ़ के नहीं रहा, आई एज्यूम कि आपने सवाल घर से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा फिर भी देख लें। बिसाइड मेडिकल अलाउंस उसको फैसिलिटी भी मिली हुई है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो इसलिए अलाउंस भी है और फैसिलिटी भी है। इसको एज्यूम करेंगे ये फैसिलिटी क्या है? एज पर टर्म्स। एज पर टर्म्स होने की वजह से अब जब 2 चीजें मिल जाए ना, 2 चीजें जिंदगी में कभी भी, तो फिर आपने या तो रूल 4 लगाने या रूल 5 लगाने। पेज नंबर 106 पे आके अगर हम पेज नंबर 107 पे आए तो 2 रूल थे, चौथा और 5वां, अलाउंस भी और फैसिलिटी एज पर टर्म्स वाली, और अलाउंस भी और फैसिलिटी नॉट एज पर टर्म्स वाली। लेकिन यहां पे अलाउंस भी था और फैसिलिटी को एज पर टर्म्स हमने एज्यूम किया। फैसिलिटी एज पर टर्म्स होने की वजह से माफ हो जानी थी, और अलाउंस को 10% तक माफ नहीं करना था, बल्कि अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाना था। अलाउंस कितना? 10,000 जरा 12, 1,20,000। और फैसिलिटी के आगे पेपर में लिख के आएंगे एज्यूमिंग एज पर टर्म्स, और आगे 0 लिख देंगे। ओके। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ कंपनी मेंटेन्ड 1600 सीसी कार फॉर पार्टली बिजनेस एंड पार्टली ऑफिशियल पर्पस, सो पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस। होटल ने ये गाड़ी लीज पे ली है। अगर लीज पे ली है तो हमने दीवाना वाले सवाल में से फेयर वैल्यू ढूंढनी है, ना कि कॉस्ट। भाई ने पानी पी लिया, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस रेंटल यानी टोटल रेंटल जो हमने लीजिंग कंपनी को देने हैं वो 27 लाख है। मार्केट वैल्यू गाड़ी की 20 लाख है, लेकिन फिलहाल जो रेंटल अभी तक पे हुए हैं वो 8 लाख है। रेंटल्स को काटें बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2, ये सिंगल बाइट पेस्ट्री है, इसको काटेंगे 1 ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। अब पीछे क्या रह गया? बोले 20 लाख। तो अब मैंने क्या करना है? बोले गड्डी प्रोवाइडेड। एम्प्लॉयर ने कहा गाड़ी मेरी तरफ से, पेट्रोल आपकी तरफ से। अच्छा, गाड़ी बोले 20 लाख, जरा 5%। एक भाई बोले थे 100,000, बिल्कुल ठीक है, 100 दफा 1000।
ही इज एंटाइटल्ड टू लंच एट होटल्स रेस्टोरेंट। भाईजान होटल के अंदर रेस्टोरेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो कराची वाला होटल है, कराची वाले होटलों के अंदर रेस्टोरेंट भी होता है। ही इज एंटाइटल्ड टू लंच एट होटल्स रेस्टोरेंट वेयर आमतौर पे 400 का खाना खिलाया जाता है, बट इसको सब्सिडाइज खाना खिलाया जा रहा है 400 वाला 40 में, 400 वाला 40 में, 400 वाला 40 में। कहते हैं एज्यूम करो कि आप दुनिया में चांद पे पहुंच गए हो, साल में 300 दिन है। अब मोहतरम, ये जो खाना है असूली तौर पे सैलरी में ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। लेकिन हमने पेज नंबर 106 में पढ़ा था कि पेज नंबर 107 पे एक चीज है, पेज नंबर 107 पे हमने पढ़ा था फ्री और सस्ता। ये फ्री तो नहीं है, सस्ता है। यानी 400 वाली चीज अगर 40 में मिल रही है, तो 400 वाली चीज अगर आपको 40 में मिल रही है तो आपको बैठे बैठे 360 का फायदा हो रहा है और 300 दिन हो रहा है। लेकिन इस फायदे को आपने सैलरी में ऐड नहीं करना। दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज टू टच इट। इफ यू विल टच इट, एग्जामिनर विल टच यू। फूड प्रोवाइडेड, ये ड्यूटी आवर्स में ही होगा भाईजान, फूड प्रोवाइडेड, क्योंकि एम्प्लॉयर इज होटल। क्या बोलते हैं आप लोग? होटल बोलते हैं, होटल बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है अब्दुल्ला राजपूत? ओके, नेक्स्ट। ही वेंट फॉर अ ट्रेनिंग कोर्स टू इस्लामाबाद, जहां आने जाने रहने का खर्चा उसका 1.5 लाख था। उसने फर्दर खर्चा भी कर दिया 1,25,000, वो भी होटल ने उसको दे दिया। भाई मैंने आपको बताया था, ये जो अलाउंस या रीइंबर्समेंट टाइप कोई चीज मंथली सैलरी के साथ दी जाए ना, जैसे 2% ऑफ सैलरी ले लो या हर महीने 15,000 ले लो, इस किस्म का कोई अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिया जाए, उसे सैलरी में ऐड करना है। लेकिन ये तो वन ऑफ टाइप इवेंट है, तो इसलिए इसको आप एग्जेम्प्ट करेंगे, क्योंकि दफ्तर के काम में आप कितना एग्जेम्प्ट करेंगे? सारा ही माफ करेंगे। उसे ओरिजिनली हमने 1.5 लाख रुपए दिया, लेकिन उसने आके बताया मेरा खर्चा जरा ज्यादा हो गया, आपने वो भी उसको दे दिया। तो बता दें ये दफ्तर के काम में खर्च हुआ। हाँ, लेकिन एक ऐसा अलाउंस भी मैंने बताया था जो दफ्तर के काम में खर्च होगा, लेकिन फिर भी आपने सैलरी के अंदर उसको ऐड करना है। वो था जो मंथली मिल रहा हो, सैलरी की परसेंटेज लगा के मिल रहा हो या सैलरी के साथ जोड़ के मिल रहा हो, वो फिर हर महीने मिल रहा होगा, उसको आपने सैलरी में ऐड करना है। तो ये मंथली नहीं मिल रहा, तो ये वन ऑफ टाइप चीज है, तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के पैसे ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर ऑफिशियल ड्यूटी लिख देंगे। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, प्रोविडेंट फंड मैंने करा भाईजान, प्रोविडेंट फंड की बहुत रिवीजन होगी भैया। प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। इंटरेस्ट कितने? 48,000। इधर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वो तो जीरो आ जाता है, आपको पता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और फिर हायर ऑफ करके कुछ माफ हो जाएगा, लोअर ऑफ करके। इंटरेस्ट कितना है? 48,000। ये आपको याद होगा माफ होता है हायर ऑफ, एग्जेम्प्ट होता है 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। डियरनेस लॉस है ही नहीं ना, मैं किधर से लाऊं? 4 लाख। या इंटरेस्ट एट 16%। लेकिन इंटरेस्ट एट 16% इसलिए नहीं निकल सकता कि सवाल वाले ने हमें रेट नहीं दिया। तो अबू बकर, जब सवाल वाले ने हमें रेट नहीं दिया तो ऐसी सूरत में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हम किसको बाहर ले जाएं? 4 लाख को। दुल्ला तो बातें कर रहा था असल में, 4 लाख को बाहर ले जाएं। तो 48 में से 4 लाख माफ हो गया, तो फिर सारा ही माफ है। इस साल उसने अदर सोर्स इनकम। अच्छा, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मंटो को ये कहा गया है, मंटो बबलू तेरा सारा टैक्स हमारी तरफ से। ओ तेरी खैर, मारे गए। 3 स्टेप वर्किंग। एम्प्लॉयर ने तो सखी बन गया, हमारे पेपर में टाइम लग जाएगा 4-5 मिनट नंबर लेने के लिए। तो 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म करेंगे। अदर सोर्स है ₹1,00,000। पॉइंट एक्स आई मैंने आपको इग्नोर करवा दिया। ऑन यकम अगस्त 2018 उसको 25,000 शेयर मिले थे। हम 2009 में खड़े हैं, पिछले साल नहीं, इसी साल। ऑन यकम अगस्त 18 ही इनहेरिटेड 25,000 शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज 42। जिस दिन तोहफा मिला शेयर कितने के थे? 42 के। और बेचे कितने के? कंसिडरेशन, कॉस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000। गेन को मल्टीप्लाई करना है 75% से। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं या पब्लिक के? प्राइवेट के कंपनी के शेयर्स होने की वजह से कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम या सेपरेट ब्लॉक? नॉर्मल रिजीम को तब 75% से मल्टीप्लाई करते हैं जब होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो। क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं है, इसलिए गेन को 75% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत। जो भी जवाब आएगा कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में चला जाएगा। क्वेश्चन 10 कल आप लोगों ने करके आने होमवर्क। पॉइंट एक्स ट्रिपल आई मुझे पढ़ा लेने दें।
ज़कात किसी अप्रूव्ड इदारे को देनी होती है या ज़कात आपने जो है वो उशर ऑर्डिनेंस में जमा करानी होती है? ना 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 ना, किताबें बंद नहीं करना, मेरा भी लैपटॉप बंद करने को दिल चाहेगा फिर। जी, ज़कात आपने जो है वो उशर ऑर्डिनेंस में जमा करानी होती है या किसी अप्रूव्ड इदारे को देनी होती है? आपने ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करानी है। और अगर ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा ना कराई तो ज़कात का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब आपके जहनों में एक सवाल आएगा, किताबें बंद ना करें, आपके जहनों में एक सवाल आएगा कि ये जो ज़कात है, चलो इसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे तो माइनस कर नहीं सकते, अप्रूव्ड इदारे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत के खजाने में जमा करानी जरूरी है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अप्रूव्ड इदारे को दिए तो इसको टैक्स क्रेडिट माफ कर देते हैं डोनेशन का। तो भाईजान डोनेशन और ज़कात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़कात एक फ़र्ज चीज़ है, चंदा तो एक नफली चीज़ है। तो आप चंदे के रूल ज़कात पे लगाएंगे तो ज़कात भी परेशान हो जाएगी। तो इसलिए चंदा अलग चीज़ है, आपको पता है, और ज़कात अलग चीज़ है। चंदे और ज़कात का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इस पर चंदे का रूल ना लगाइएगा। चंदे का रूल इसलिए नहीं लग सकता कि ये चंदा है नहीं चंदे का रूल इसलिए नहीं लग सकता कि ये चंदा नहीं है, और ज़कात का रूल इसलिए नहीं लग सकता कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक कर लें। बंद किताब। ज़कात का रूल इसलिए नहीं लग सकता कि ये ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा नहीं करवाई। चलें।